हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज है 29 अगस्त 2023 की और आज बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की। अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप इस टेलीग्राम चैनल सिविल एनालिसिस ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो कौन कौन से आज आर्टिकल हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है ओल्ड टाइज। इसमें हम लोग ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीक और इंडिया के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है एट दिल्ली समिट डेमोन्स्ट्रेशन क्लाइमेट लीडरशिप। यहाँ पे जो T20 की मीटिंग होने वाली है और उसमें क्लाइमेट चेंज को लेके किस तरह के डिस्कशन होने वाले, किस तरह के आगे रोड मैप तैयार किए जाएंगे और कैसे जो कंट्रीज है वो ग्लोबल जीरो एमिशन की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे इस चीज की बात की गई है। अगला आर्टिकल है इंडिया नीड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। देखिए क्या हुआ है, इंडिया में एजुकेशन तो दी जाती है लेकिन सेक्सुअलिटी के ऊपर एजुकेशन नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे ऑथर ने इसके ऊपर ज्यादा जोर देते हुए सेक्सुअलिटी एजुकेशन को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, क्या कमियां आती है हमारे सोसाइटी में, क्या क्या चीज की जो है रिक्वायरमेंट है, वहां इन्होंने पॉइंट आउट करके यहाँ पे इस आर्टिकल को बताया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को। सबसे पहला है ओल्ड टाइज। क्या बताया जा रहा है, इंडिया एंड ग्रीस आर फाइंडिंग न्यू वे टू रिवाइविंग एन ओल्ड एज रिलेशनशिप। देखिए अगर हम बात करें बायलैटरल मीटिंग की, जो अभी एक्चुअली में ग्रीक में हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है क्रियाकोस मित्सोकासिकिस, जो लास्ट वीक में यहाँ पे एक बायलैटरल मीटिंग जो है अटेंड करवाया गया था, जिसमें यहाँ पे इंडिया और ग्रीस के जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात की गई है, ना कि उसको कम करने की। ठीक है, क्योंकि हमारी जो विजिट है वो करीब करीब 40 साल के बाद वहां पे हो रही है। इंडिया की जो विजिट है यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर विजिट है वो कितने साल के बाद, लास्ट जो हुआ था वो 1983 के बाद हुआ था और उसके बाद से लेके अब जो है लास्ट वीक में हुआ है। और इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है 40 साल पहले जो रिलेशनशिप था वो आज कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी रिवाइव होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे और क्या बताया जा रहा है, ये हाई लेवल के कॉन्टेक्ट अगर एक्शंस होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रेटेजिक टाइज है इंडिया के साथ, जो इंडिया कहना चाहता है कि हम यूरोप के जो नियर बाई कंट्रीज है उनके साथ, जैसे फ्रांस, स्पेन, इटली, साइप्रस, इनके साथ जुड़ना चाहता है, कहीं ना कहीं उसमें भी लैकिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ था तो उन्होंने कब, जब जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे उनका जस्ट अभी इलेक्शन ही हुआ है और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे मिले और बायलैटरली मीटिंग जो है वो हुआ, दोनों पक्ष से मीटिंग हुआ। बायलैटरली का मतलब है उधर से भी प्राइम मिनिस्टर और इधर से भी प्राइम मिनिस्टर, अगर उधर से डिफेंस मिनिस्टर है तो यहाँ से भी डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो इसको बायलैटरल रिलेशन कहते हैं। इंडिया और ग्रीक ने कहीं ना कहीं ये एस्टेब्लिश किया कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ बढ़ेंगे और साथ ही साथ अनाउंस किया अपने प्लान को, जिससे कि वो मैकेनिज्म कर सके वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, जैसे कि वहां पे प्लान फॉर स्किल माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि जो माइग्रेशन वगैरह है उनको क्या किया जाए, स्किल्ड किया जाए, इस तरह की जो है बातचीत जो है की गई। और साथ ही साथ दोनों ही इस चीज पे बात हुई कि कंप्लीट नेगोशिएशन करेंगे, किस पे, कोऑपरेशन पे, किसके साथ, जो इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कनेक्टिविटी है, उसके साथ कहीं ना कहीं ये करने की बात जो है की जा रही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो कनेक्टिविटी है दोनों कंट्री की, वो कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर के टाइम से ही है। जब अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था 326 बीसी में, तो उस टाइम से कहीं ना कहीं इनकी जो कनेक्टिविटी है काफी पुराना है और ये देखा जाता है इनकी अगर इतनी पुरानी रिलेशनशिप है तो इसको इस तरह से नहीं छोड़नी चाहिए, काफी ज्यादा इसको इनहेंस करना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सचेंज अब जो है बहुत सारी चीजों में प्रेडिक्ट किया जाता है कि टेररिज्म में कहीं ना कहीं एक्सचेंज होगा, ट्रेड वगैरह क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, जो कि 2 बिलियन लगभग 2 बिलियन डॉलर है। ठीक है, उसको बढ़ाया जाएगा और यहाँ माइग्रेशन जो लेबर है उनको ऊपर भी ज्यादातर ध्यान जो है अब दिया जाएगा, जिससे कि इनकी जो बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो सके। यहाँ पे एक ग्रीक न्यूज़पेपर ने एक बात कही, क्या कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की, उनकी एम्बिशंस है कि वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने और उसके लिए कहीं ना कहीं जो ग्रीस के एस्पिरेंट है उनको कहीं ना कहीं क्या करना चाहते हैं, एक नई राह दिखाना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ। तो और उनके साथ इन्होंने कहा इंडिया और ग्रीक जो है एक बार
ऐसा थे जो कि पूरी कॉलोनियल पावर द्वारा क्या किए, प्लंडर किए गए, यानी कि लूटे गए, ठीक है। और इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं वो रिस्टोर करना चाहते हैं उनके आर्टिफैक्ट से, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कॉमन कॉज बन के आता है इनके, जो जिससे कि लेजिस्लेशन को पुश कर सकते हैं कि यूनेस्को द्वारा जो हेल्प किया जाए कि इनके जो हिस्ट्रिकली प्रॉपर्टी है इनको रिटर्न किया जाए, और जिससे कि इनकी बायलैटरल रिलेशनशिप जो दूसरों कंट्री के साथ है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। और इनकी स्ट्रेटेजिक टाइज की अगर बात करें, कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल इम्पिटियस रखता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे ग्रीस में आना और काफी साल के बाद आना, कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकल ट्रबल हम लोगों ने देखे हैं, उसके बाद चाइनीज इन्वेस्टमेंट की डेबनेस को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज की राह दिखाता है कि वो इंडिया कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई रखता है अपनी ऑप्शन में, यानी कि अलग अलग फैक्टर पे जाके वो बातचीत करना चाहता है। इंडिया की ये माइंडसेट जो है वो दिखाता है। अगर ग्रीस की बात करें, ग्रीस की जो स्ट्रेंथ टाइज है वो किसके साथ है, आपके इजराइल के साथ और साइप्रस के साथ। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो कोलिशन है वो काउंटर टर्की नहीं है, ठीक है। In what is seen as coalition to be counter Turkey, India might find some common ground. इंडिया क्या चाहता है, कुछ कॉमन ग्राउंड चाहता है, जैसे दिल्ली अंकारा के जो टेंशन है, जो कि आपके OIC को लेके या कश्मीर इश्यूज को लेके, तो उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है, इस चीज को भी कहीं ना कहीं इंडिया देख रहा है। और साथ ही साथ इंडिया और ग्रीस की जो पुरानी मेरीटाइम पावर है उसको क्या किया जाए, जो उनमें जो मेरीटाइम सिक्योरिटी का जो कंसर्न चल रहा है उस चीज को कहीं ना कहीं ठीक किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए, और इंटरनेशनल लॉ को किस तरीके से आगे बनाए रखे, ये सारी चीजें जो है बताई जा रही है। और इसके साथ साथ जो कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे कि आपके मेडिटेरियन सी और आपकी इंडो पैसिफिक रीजन, इनको कहीं ना कहीं बांधे रखने में ज्यादा हेल्पफुल कर रहा है। और जो अभी चंद्रयान के सफल लैंडिंग के बाद ये भी एक दिखाता है कि हम फेवरेबल ओमेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि ये रिलेशनशिप और ज्यादा डेमोक्रेटिक है, और फर्स्ट डेमोक्रेसी जो है इस तरह की जो है इतनी ऊंचाई छू रहा है, तो इससे रिलेशनशिप और ट्रेड वगैरह जो है और ज्यादा मजबूत होंगे, और कॉर्पोरेशन उनके बीच में और ज्यादा बढ़ेगा, और जो हमारी बीच में जो 4 साल से इस तरह के लैप्सेस देखे गए उनको कहीं ना कहीं भरने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं एट दिल्ली समिट डेमोन्स्ट्रेशन क्लाइमेट लीडरशिप। देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो G20 के मेंबर्स है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के सबसे बड़े एमिटर के रूप में जाने जाते हैं, जो कि ग्रीन हाउस एमिशन करते हैं, और सबसे ज्यादा जो फॉसिल फ्यूल है उसको भी बल्क में प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्री ने ये भी प्लेस ले रखा है कि वो नेट जीरो की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि अपनी जो एमिशन है उसको कट बैक करेंगे, और फॉसिल फ्यूल के एक यूज को भी क्या करेंगे, कम करेंगे। अब ये यहाँ टाइम आता है G20 का कि वो एक्ट करे यूनाइटेड ग्रुप की तरह, मतलब एक साथ आके मिलके काम करे। ये नहीं कि एक पॉकेट में काम चल रहा है और वो अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से जो है एक्शन कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इनके बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कंपटीशन होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें होती है, जैसे अगर कोलैबोरेशन मतलब इन दोनों दो कंट्री के बीच में जो टेक्नोलॉजी है वो शेयरिंग किया जाए, जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयरिंग किया जाए, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन किया जाए कि कैसे इसको टैकल किया जाए, आप उस तरफ से कैसे टैकल करेंगे, हम इस तरफ से कैसे टैकल करेंगे। तो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन किस चीज का, कंपटीशन ये होना चाहिए कि आप अगर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, आप अगर 50 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 60 वाट का गीगावाट के जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह की जो है आपकी क्या होनी चाहिए, एक कंपटीशन होनी चाहिए। ठीक है, और G20 की जो समिट है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में होने वाली है, आयोजित होने वाली है 9 से 10 सितंबर के बीच में, और ये कहीं ना कहीं क्रूशियल मूवमेंट होगा किसके लिए, जो ये लीडरशिप जो है, जिस तरह की यूएन सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट एम्बिशन समिट और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP28 की, इस पे कहीं ना कहीं लीडरशिप का सबका ध्यान जो है रहेगा। अगर हम बात करें G20 मेंबर की, अभी अगर देखी जाए
तो इन्होंने कमिटमेंट तो कर रखा है कि हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे क्लीन एनर्जी की तरफ, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी की जो सोर्सेस है वो कम से कम प्रोवाइड की जा रही है 2021 के हिसाब से देखा जाए तो मिक्स में 29%। उसको कहीं ना कहीं कहां से बढ़ाया गया, 2010 में यानी 2010 में जो 19% था उसको बढ़ा के 29% जो है किया गया। अगर G20 की बात करें तो इंडिया का जो इसमें सिग्निफिकेंट स्टेप है वो कहीं ना कहीं पूरा लास्ट डिकेड से काफी अच्छा रहा है, और जो वर्ल्ड है और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है इंडिया भी बन चुका है। कौन सी, तीसरी लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेज जो है बन चुका है। और इन्होंने बहुत सारे इस तरह के एक्सपेंशन किए, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी को स्टेब्लिश करने में जिससे कि वो 50% की जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो 2030 तक अचीव कर सके। गवर्नमेंट की अब जरूरत है कि वो बड़े जो है डिमांड को इंक्रीज किया जाए, और कार्बन बजट जिस हिसाब से हम वर्ल्ड में देख रहे हैं कि कार्बन की जो बजट है उसको क्या किया जा रहा है, तेजी से जहां पे श्रिंक किया जा रहा है, वहीं गवर्नमेंट क्या चाहती है कि एक बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिले, और ये बड़ा शिफ्ट तभी देखने को मिल सकता है जब सभी देशों का भागीदारी एक साथ हो। अब बात करते हैं कैसे हम लोग क्लियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को इंश्योर करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 एक्शन एरिया बताया गया जिस पे फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहले तो नेशनल और लोकल लेवल पे, और G20 कंट्री को यहाँ पे क्या करना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट्स के लेवल पे जस्ट एनर्जी ट्रांजेक्शन की तरफ ध्यान देना या इंप्रूवमेंट उसको करना जरूरी है। गवर्नमेंट की अगर बात करें, यहाँ पे उनको क्लियरली स्टेब्लिश करना चाहिए स्ट्रक्चर, जिससे कि वो ट्रांजिशन कर सके इंक्लूसिव तरीके से और इक्विटेबल तरीके से, और साथ ही साथ जो अवॉइड कर सके जो साइलोड वर्कर है यानी कि बेकार के कामों को जो कि पॉल्यूशन को ज्यादा फैला रहे। अगर हम बात करें, इनमें क्लैरिफाई होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मैंडेट होनी चाहिए, क्योंकि मिनिस्टर के बीच में जब तक क्लैरिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक ये सब चीजें नहीं आएगा तो वो अपने जो गोल है, जो अपने अचीवमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्शन करने की, यानी कि इन्वेस्टमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट की। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा जो है देश जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेगा। जो ये प्रोग्रेस है वो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं हम अपने ट्रेडिशन को छोड़ के जो नेट जॉब क्रिएशन करते हैं उसमें डाइवर्सिफाई लेना, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, चाहे रीजनल ग्रोथ हो, चाहे वो हमारे जॉब क्रिएशन हो, उन सब में क्या हो, एक्सेशन हो, और साथ ही साथ एक्सेस के साथ साथ जो कम्युनिटी रेजिलियंस हो वो भी क्या हो, और ज्यादा बड़ा हो और इनोवेटिव हो। ठीक है, अगर हम बात करें कंट्री के कंटेक्स्ट की, तो कंट्री के हिसाब से क्या बताया जा रहा है, G20 कंट्री कहीं ना कहीं ये स्टेब्लिश करना चाहती है कि वो मल्टी मिनिस्टर टास्क फोर्स को ज्वाइन करे, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाए, जिसमें गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट एक्टर हो वो दोनों ही कोऑर्डिनेट करे, जिससे कि एनर्जी इफिशियंसी जो है या एनर्जी जो ट्रांजिशन है वो एफर्ट तरीके से सही तरीके से चल सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे साउथ अफ्रीका ने डेवलप किया है एक जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू प्रेसिडेंशियल क्लाइमेट कमीशन जो है वो इसको क्या करती है, लीड करती है। दूसरे G20 के मेंबर की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं इस अप्रोच से सीखते हैं और उसको अपने जो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन है उसको कहीं ना कहीं एक्सेलरेट करते हैं डेवलपिंग कॉन्क्रीट फ्रेमवर्क के साथ, रोड मैप के साथ और एक्शन प्लान के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डीकार्बोनाइज को कैसे ऐड करेंगे। देखिए दूसरी चीज बताई जा रही है, पहली चीज मैंने आपको बता दिया कि रीजनल हिसाब से हमें किस तरह ध्यान रखना चाहिए, और दूसरी हमारी इंडिया की जो G20 की प्रेसिडेंटशिप है ये मानता है कि G20 कहीं ना कहीं ट्रांजिशन कर सकता है और डाइवर्सिफाई तरीके से इसको ट्रांजिशन कर सकता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, लाइवलीहुड बनी रहे और पब्लिक रेवेन्यू को क्या किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए। अगर नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रूशियल रोल निभाते हैं, क्योंकि वो रिस्क टेकिंग जो रैपिड डिप्लॉयमेंट है उसको कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में या टारगेटिंग सपोर्टिंग एनर्जी एफिशिएंसी में या हम कहे तो लो कार्बन इंडस्ट्री में, वहां पे कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल करती है, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काफी ज्यादा हेल्पफुल करती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ग्लोबल की डिमांड अगर इंक्रीज होती रहेगी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो है ग्रीन स्टील का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। और उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, आपको सबसे पहले प्रोडक्शन के लिए आपको ट्रांजिशन की जरूरत पड़ेगी, लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन की पाथवे को जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे G20 की कंट्री की अगर बात की जाए, यहाँ पे 90% जो है ग्लोबल स्टील का प्रोडक्शन होता है और 80% इसका कंजप्शन भी होता है। और यहाँ पे अचीवमेंट की बात की जाए तो ग्लोबल लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन जो है
यहाँ कहीं ना कहीं एडवांसिंग जो ग्लोबल लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं हमें भी पाइवटल रोल के रूप में देखना चाहिए। और यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक हो गया, इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस हो गया, ये कहीं ना कहीं इन चीजों को आगे आना चाहिए और इनको इन्वेस्टमेंट में जैसे ग्रीन स्टील ट्रांजेक्शन में क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसमें, डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमिक में। ठीक है, अगर हम बात करें इनको G20 को कलेक्टिव कमिटमेंट करना चाहिए जिससे कि ग्रीन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट हो सके और वो अपने डीकार्बोनाइजेशन के प्रोसेस को और ज्यादा एक्सेलरेट जो है वो कर सके, जैसे कि आपके स्टील और सीमेंट के। ठीक है, अगर हम बात करें कोलैबोरेशन की, जो कि किसके बीच में, G20 नेशन के बीच में जरूरी है और इफेक्टिव है और एम्बिशियस तरीके से, जो कि पब्लिक परचेसिंग जो है रिफॉर्म को ठीक तरीके से कर सके। गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी चाहती है कि इंप्लीमेंट करना किस चीज का, इफेक्टिव मॉनिटर करना, क्रिएटिंग क्लियर मैंडेट करना लो कार्बन प्रोक्यूरमेंट का। तो उसके लिए क्या जरूरत है, उसके लिए जरूरत है स्किल को बढ़ाना, टाइम बाउंडेड टारगेट को अचीवमेंट करना और ग्रीन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट को कहीं ना कहीं पोटेंशियल देना। तो ये सारी चीज अगर होगी तो कहीं ना कहीं वो चीज बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या जरूरत है, इसके लिए जरूरत है भैया फंड की, और फंड कहां से आएगा, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, लोन की फैसिलिटीज को और ज्यादा ठीक करना पड़ेगा, जिससे कि इनका जो फंड है उसको क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। सिर्फ कहने का मतलब रीजनल लेवल पे नहीं, आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करना होगा। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की क्यों जरूरत है। तीसरी चीज है ये G20 कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि स्ट्रीमलाइन कहीं ना कहीं होनी चाहिए इंटरनेशनल एफर्ट की, जिससे कि एनर्जी का ट्रांजेक्शन सही तरीके से हो सके। ये एफर्ट कहीं ना कहीं रेडिकली इंप्रूव होगी ट्रांसपेरेंसी के कारण से और अकाउंटेबिलिटी के कारण से। अगर आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो इंप्रूवमेंट की क्षमता जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा मैकेनिज्म को, जिससे कि एनर्जी ट्रांजिशन जो है, जैसे कि डाटा वगैरह जो है मैकेनिज्म से चलता है, उन डाटा को कहीं ना कहीं रिवील करना पड़ेगा। और अगर बात की जाए G20 एनर्जी ट्रांजिशन की या सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की, तो यहाँ पे जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की जैसे बात की गई है। तो इन सब चीजों से क्या करना पड़ेगा, हमें डाटा को निकालना पड़ेगा और डाटा को यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा और उसका यूज करना पड़ेगा। G20 को ये भी इंकरेज करना होगा कि वो फोसिल फ्यूल के जो अभी के करंट के जो प्रोडक्शन है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए और कंपेरेबल किया जाए, और रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है वो प्लान और प्रोजेक्ट का, जैसे कि ऑयल, गैस, कोल प्रोडक्शन, इन सबको कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे इनको लाना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इनको रेस में भी चलना होगा, क्लीन एनर्जी के रेस में। क्लीन एनर्जी के रेस में कैसे, कि अपनी इंडस्ट्री को किस तरह से डीकार्बोनाइज किया जाए और अचीवमेंट कैसे किया जाए, इंक्लूजन ट्रांजिशन कैसे किया जाए, ये कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और G20 को ये इंश्योर करना पड़ेगा जो रिले रेस हो रही है इनके बीच में, उसको कहीं ना कहीं एक साथ जीते, ना कि अलग अलग पॉकेट्स में या कुछ कंट्री जो है अपनी कम्युनिटी बना के जीते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सभी को मिलके एक साथ कहीं ना कहीं इस पे काम करना पड़ेगा। अगर हम इसके आउटकम डॉक्यूमेंट की बात करें, जुलाई का G20 के एनर्जी ट्रांजिशन मीटिंग जब हुई थी, उसमें जस्ट अफोर्डेबल इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन पाथवे को अपनाया गया था। लेकिन अगर कंट्री की बात की जाए, जो ये पाथवे है G20 का, वो कहीं ना कहीं एक साथ कोलैबोरेटेड तरीके से या कोऑर्डिनेट तरीके से ही अचीव किया जाता है, जिससे कि नेट एम्बिशन जो कंट्री चाहते हैं उसको अचीव करना। यहाँ पे G20 की सबमिट कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली में बहुत ज्यादा क्रुशियल होने वाली है। ये देखने वाली बात होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी, आगे किस तरीके से जो लीडर्स है वो डिक्लेरेशन करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी, जिससे कि वो टाइम वेस्ट ना करके अपने इन चीजों पे ज्यादातर काम कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इंडिया नीड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, क्या बताया जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, जो इस महीने के शुरुआत में एक आदमी और उसके साथ एक माइनर सन को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने 5 साल के जो गर्ल है उसके साथ सेक्सुअली अब्यूसिंग किया था। ठीक है, और मामला ये था और 6 महीने से कम से कम मामला जो है चल के आ रहा था। इसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से क्या डाटा बताई जा रही है कि 51,863 केसेस जो है वो रिपोर्टेड है किसके अंदर में, पॉस्को एक्ट के अंदर में, यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2021 के हिसाब से। अगर वहीं बात की जाए 33,348 यानी कि 64% जो है सेक्सुअल असोल्ट के कारण जो है रजिस्टर्ड है। वहीं पे
अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम लोग चाइल्ड एब्यूज को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और क्या इफेक्टिव तरीका होगा जिससे कि हम लोग कॉम्प्रहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को, जो कि यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि क्यूरिकुलम बेस्ड प्रोसेस होनी चाहिए, किस तरीके से इसको पढ़ाया जाए, लर्निंग किया जाए, ताकि उनके अंदर कॉग्निटिव, इमोशन, फिजिकल और सोशल एस्पेक्ट जो है सेक्सुअलिटी की वो बच्चों के अंदर आ सके। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और कुछ सर्टेन सेक्शन की सोसाइटी इंडिया में ये अडॉप्ट करते हैं कि ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच जो है अभी कहीं ना कहीं कॉम्प्रहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन में चल रहा है, यानी कि वो दिखा रहे हैं कि सेक्सुअलाइज चिल्ड्रन जो है, जो दोनों ही उनको क्या करके रखा है, पानी के नीचे दबा रखा है, और जब ये वायलेंस कहीं ना कहीं निकलती है, बाहर निकलती है, ग्राउंड से बाहर निकलती है, तब इंडिया की जब वैल्यूज खराब होते हैं तब उनको कहीं ना कहीं ग्राउंड पे लेके आते हैं। तब तक के लिए उनको क्या करते हैं, वाटर के नीचे दबा के रखते हैं, यानी कि उनको बच्चों को इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं देते। लेकिन जब कोई वैल्यूज, इंडिया की कोई वैल्यूज खराब होती है, वायलेट होती है, तब इस चीजों को बाहर कहीं ना कहीं लाया जाता है। यहाँ अगर हम ट्रेडिशनल वैल्यू की बात करें, वो अक्सर ये देखते हैं कि वो पैट्रियार्कल होते हैं या फिर हायरार्किकल होते हैं सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से। मास मीडिया की बात करें, वो कहीं ना कहीं प्रोपोगेट करते हैं इन वैल्यूज को, और सारी नेगेटिव इफेक्ट्स को कहीं ना कहीं सभी तरह के जेंडर में, कहीं ना कहीं यंग अडल्ट में कहीं ना कहीं वो देखने को, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिलता है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें एजुकेशन को कहीं ना कहीं इनके साथ इम्पार्ट करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें इनके अंडरस्टैंडिंग कंसेंट की, तो यहाँ पे पॉस्को केस क्या कह रहा है, अगर मद्रास, दिल्ली और मेघालय हाई कोर्ट ने जो उनके और साथ ही साथ से जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह हाईलाइट किया है कि जो फ्रिक्वेंटली क्रिमिनलाइज होते हैं कंसेंसुअल एडोलेसेंस रिलेशनशिप के कारण, और उन्होंने इसके लिए गवर्नमेंट से कहा है कि वो एज के जो कंसेंट है उसको क्या करे, रिड्यूस करे, यानी कि एज की जो मैटर है उसको क्या करे, कम करने की कोशिश करे, क्योंकि जो ये मोस्टली फ्रिक्वेंटली जो क्रिमिनलाइज दिखते हैं हमें, एक्चुअली कंसेंसुअल एडोलेसेंस की रिलेशनशिप ही होती है। यहाँ कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा सेक्सुअल कंसेंट जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, वो ना कि केवल सीखने के लिए या जो कि वायलेशन हो रहे हैं उनके लिए, बल्कि एब्यूसेस के बारे में भी जानने की जरूरत है, और उसको कहीं ना कहीं हेल्थी रिलेशनशिप से मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ की इंडिया के टीनेजर की और इवन यंग अडल्ट की, वो भी कहीं ना कहीं अवेयर है कि व्हाट इज सेक्सुअल कंसेंट मीन, सेक्सुअल कंसेंट का मतलब क्या होता है। अगर हम एक स्टडी की बात करें, जो जिससे कि डेटिंग ऐप जिसको कहते हैं टिंडर में, ये दिखाता है कि मोर देन जो 64% जो यंग जो मुंबईकर से, यानी मुंबई के वासी है, वो कहीं ना कहीं हेजिटेट होते हैं अपने कंसेंट को देने के लिए, क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है तो इसमें क्या बताया जाता है कि वो जब किसके साथ डेटिंग करने चाहते हैं तो उस चीज के ऊपर क्या कहते हैं, वो अपने आप को विड्रॉल कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं चिंताजनक की बात है। क्यों? क्योंकि वो जो है थोड़ी सी हेजिटेट होते हैं कि सेक्सुअल कंसेंट क्या होती है, सेक्सुअलिटी के ऊपर जो होती है बात आती है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बात करें, सेक्सुअल कंसेंट की बात, कॉन्सेप्ट की बात करें, तो यहाँ कंसेंट कहीं ना कहीं इवॉल्व होता है क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन के साथ, ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ इंक्लूडेड होता है। जो ये टर्म है ये अपने आप में ही कहीं ना कहीं एक इंग्लिश वर्ड से लिया गया है, जो कि वेस्टर्न लैंग्वेज का हिस्सा है, और यहाँ सर रिचर्ड बर्टन ट्रांसलेट करते हैं, जो काम सूत्र है उसको कहीं ना कहीं डिस्कशन किया जाए ऑन कंसेक्सुअल सेक्सुअल प्लेजर के कारण से इनको डिस्कस किया जाता है। और डिस्कशन जो है वो उनके कॉन्सेप्ट के जो ट्रेडिशनल एब्सेंट है उसके साथ क्या किया जाता है, इनको डिस्कशन किया जाता है। और साथ ही साथ जो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं सब्सटेंशियल और एक्सप्लिसिट तरीके से क्रिएशन करती है वोकेबुलरी को अपनी रीजनल लैंग्वेज में, जिससे कि कॉन्सेप्ट जो सेक्सुअल कंसेंट हो उसको अपने हिसाब से क्या किया जाए, डिस्कस किया जाए। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो डिक्शनरी में लिखा हुआ है, क्या हर एक मीनिंग जो है वो इंग्लिश में जो पढ़ने में अच्छी लगती है, क्या उसको रीजनल मतलब अपने अपने लैंग्वेज में, अपने अपने एरिया में बताने में अच्छी नहीं होती है, जिसके वजह से लोग क्या करते हैं अपने अपने एरिया में उस लैंग्वेज का मतलब जो है अपने तरीके से निकाल देते हैं, जिससे कि वो कहने में थोड़े से इजी लगे। तो इसी के लिए यहाँ बताया गया जो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं सब्सटेंशियल होते हैं और पूरी तरीके से उस वोकेशनल को, वोकेबुलरी को अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही डिस्कस करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी अर्जेंटली रिक्वायर्ड है कि इसको कंसेंट करना सबसे
पहली जरूरत है। अगर हम वहाँ पे एनसीईआरटी की डाटा देखें, ये क्या दिखाता है कि जो जरूरी है स्कूल के लिए, जो जिसमें कि हम इम्पार्ट कर सके कॉम्प्रहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को, ये केवल जो है बच्चों के अंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनके पेरेंट्स के अंदर में भी होनी चाहिए, इनके केयर गिवर के अंदर भी होनी चाहिए, जिससे कि जो डाटा ये दिखाता है कि जो बोथ मेल और फीमेल जो चिल्ड्रन है वो दोनों ही कहीं ना कहीं सेक्सुअल एब्यूज से विक्टिम्स होते हैं। अगर यहाँ पे वेलबींग और डिग्निटी की बात करें तो यूएन पॉपुलेशन फंड यानी कि यूएनएफपीए क्या कहती है कि राइट टू एक्सेस कॉम्प्रहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इन द ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, यानी कि ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत ही क्या किया जाए, कॉम्प्रहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन को स्कूल में राइट टू एक्सेस किया जाए बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने एम्पावर करने की बात की है यंग पीपल को, जिससे कि उनके प्रोटेक्शन हो सके हेल्थ की, वेलबींग की और डिग्निटी की। जो यूनाइटेड नेशन की ग्लोबल गाइडेंस ये क्या रिकमेंडेशन करती है कि वो कॉम्प्रहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को क्या करे, 5 साल से जो फीमेल के अंदर देना स्टार्ट करे, यानी कि 5 साल में ही बच्चों को जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें क्या किया है, प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे। इसका मतलब ये है कि जो यंग चिल्ड्रन है वो कहीं ना कहीं अपनी बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, अपनी इमोशन के बारे में पढ़ेंगे, अपने बेसिक प्रिंसिपल जो जिसको कंसेंट कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और जिससे कि वो डील कर सकते हैं अपने वायलेंस को, बुलिंग को और एब्यूसिव तरीके को क्या कर सकते हैं, आगे जाके डील कर सकते हैं। एक केस में बताया गया जिसमें कॉम्प्रहेंसिव सेक्स एजुकेशन जो है जो केस में बताया गया कि जर्नल ऑफ एडोलेसेंस हेल्थ जिसको कोट किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और साथ ही सेक्सुअलिटी एजुकेशन और यंग पीपल कैसे बेटर इंफॉर्मेशन कर सकते हैं अपने राइट्स और सेक्सुअलिटी को, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंगेज करने की बात की है सेक्सुअल एक्टिविटी को बाद में, ठीक है, यानी कि बाद में वो क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी को वो ऐड कर सकते हैं अपने साथ अपनी लाइफ में। प्रोग्राम जो है वो बिल्ड किया जाएगा ओनली ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सटिनेंस ऑफ नॉट इफेक्टिव। अगर देखिए क्या बताया जा रहा है कि अगर आप बच्चों को ही, मतलब कहने का मतलब जो गर्ल्स हो या बॉयज हो उनको ही आप अगर सेक्सुअल एजुकेशन की जो वैल्यूज है उसको बताओगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी ये वैल्यूज है उनके दिमाग में रहेगी और वो उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं वो अपने आगे की लाइफ में भी सही तरीके से कर सकते हैं। और कॉम्प्रहेंसिव जो सेक्सुअलिटी की बात की जा रही है एजुकेशन में, वो कहीं ना कहीं दूर दूर तक क्या होगा, लोगों के बीच में पहुंचेगा, जिससे कि जो वायलेंस है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम किया जा सकता है। जो यूनाइटेड पॉपुलेशन फंड की अगर बात की जाए, यहाँ पे ऑपरेशन गाइडलाइंस जो है कॉम्प्रहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन का एक की इंटरवेंशन एरिया जो इन्होंने 4 एरिया को माना है, उसमें अलग अलग तरीके से माना है, 4 तरीके से माना है। इंश्योर दैट दी CSC प्रोग्राम इंक्लूड साउंड मॉनिटर कि उनको ठीक तरीके से मॉनिटर करना प्रोग्राम को, इवेल्युएट करना कंपोनेंट को, साथ ही जो कंसीडर करना इनइक्वालिटीज को कंसीडर करते हुए अपने जो इवेल्युएशन है उसको बनाए रखना, जेंडर्स नॉर्म्स को इंश्योर करना, पावर इन इंटीमेट रिलेशंस और इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, ये जो चीजें उनको भी क्या करना, इंश्योर करना। अगर हम बात करें अगस्त 10 की 2023 की, तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ने एंड ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन जो केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि जो पॉस्को के अंदर जो अवेयरनेस है उसको कहीं ना कहीं क्यूरिकुलम यानी कि 2024-25 के क्यूरिकुलम में इंक्लूड किया जाए। और साथ ही साथ जो सेक्सुअल हेल्थ ह्यूमन राइट्स बिंग का कॉम्प्लेक्स है, नॉन लीनियर तरीके से इंटर रिलेटेड है, उसको कहीं ना कहीं होलिस्टिक तरीके से क्यूरिकुलम में इंक्लूड किया जाए, नॉट सिंपली रिलेटेड लीगलिटी के साथ उसको सिंपली बनाए, लीगलिटी के साथ उसको इंक्लूड जो है किया जाए। यहाँ पे यूनेस्को की 2021 की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट क्या कहती है, जो जर्नी टुवर्ड कॉम्प्रहेंसिव सेक्सुअली एजुकेशन, इसमें कहा गया है जो कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर है उनको कहीं ना कहीं क्रिटिकल होनी पड़ेगी अपने क्यूरिकुलम रिक्वायर के लिए, क्योंकि नॉन इंट्यूटिव पार्टनरशिप पेडागोजी की, क्योंकि देखिए बहुत सारे टीचर जो होती हैं इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है, अपनी सही तरीके से एजुकेशन नहीं दे पाती है, तो उनको लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो एजुकेशन को किस तरीके से दिया जाए, उनको ट्रेनिंग वगैरह जो है यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए। इनएक्यूरेटेड इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन को ठीक तरीके से कैसे दिया जाए उस चीज के ऊपर बात होनी चाहिए। वैल्यूज को जो वो साइलेंस तरीके से देते हैं उस पे टीचर पे बात होनी चाहिए कि किस तरीके से वो कर सके अपने नॉर्म्स को, अपने वैल्यूज को आगे जो है लोगों के सामने रख सके। और यहाँ पे एक और चीज बताया गया कि डाइवर्सिफाई टॉपिक किया जाए नॉलेज के ऊपर, यानी कि जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, जो अभी तक प्रोग्राम हमारे पास चल के आ रही है, उसको क्या किया जाए, डाइवर्सिफाई किया जाए।
और यहाँ पे रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है जो गवर्नमेंट एनजीओ है उसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया जैसे कि आपके झारखंड में जो कि स्कूल बेस्ड प्रोग्राम जैसे उड़ान वगैरह हो गया, इनमें कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम जैसे है इस तरह की चीजों को जैसे जिससे कि एड्स वगैरह कंट्रोल हो सके सोसाइटी में, उस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ पे मेन स्ट्रीम किया है। ठीक है, जिससे कि लोगों के बीच में क्या हो, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअली एजुकेशन के बारे में जानकारी जो है मिल सके। अगर हम इंडिया की यहाँ पे बात करें, इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्सुअलिटी एजुकेशन की, वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास है और हर स्टेट को अपनी फ्रीडम है कि वो अपनी क्यूरिकुलम का अपने हिसाब से बना सके और इसके लिए टाइम दे सके। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।